चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं नीति आयोग से रिलेटेड। तो हम नीति आयोग के बारे में बेसिक जानकारी देखेंगे और योजना आयोग को भी देखेंगे, क्योंकि योजना आयोग को ही बदल करके बाद में नीति आयोग किया गया है। तो जो योजना आयोग था वो रसिया की तर्ज पर हमने हमारे देश में लागू किया था। योजना आयोग का मुख्य काम था योजना को बनाना है और राज्यों पर उसको लागू करना है। ठीक है, इसके जो मुख्य दो काम थे वो थे पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना है और मंत्रालय और राज्यों को पैसों का आवंटन करना। लेकिन इसकी जगह में अब आ गया है नीति आयोग। पंचवर्षीय योजनाएं को ख़त्म कर दिया गया है और नीति आयोग का जो पहला कार्य सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करेगी जो लोगों के हित में है। ये भारत सरकार का मुख्य थिंक टैंक के रूप में काम करता है, मतलब सलाह देने का काम करता है। सेकंड जो अंतर है नीति आयोग और योजना आयोग में वो है, योजना आयोग टॉप से बॉटम में काम करता था, मतलब कि केंद्र सरकार योजनाएं बनाती थी और राज्य सरकारें लागू करती थी। लेकिन नीति आयोग बॉटम से टॉप अप्रोच पर काम करता है। यहाँ पर इसका डिटेल में अर्थ बताया गया है। योजना आयोग में सारी योजना केंद्र में बनती थी, दिल्ली में बनती थी और उसको राज्यों में भेज दिया जाता था लागू करवाने को, और राज्य उसे अपने जिलों गाँवों में लागू करते थे। नीति आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री योजना बनाते टाइम अपने सुझाव दे सकते हैं, उसमें शामिल होते हैं बैठक में, या फिर जो समस्या उनके राज्य में है उसी के अनुरूप योजना बनवाने में मदद कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर बताया गया है, योजना आयोग में राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल के लिए जगह नहीं थी। लेकिन नया जो नीति आयोग आया है इसमें एक गवर्निंग काउंसिल है, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल भी शामिल होते हैं। और नीति आयोग को दो हब में बांट दिया गया है, टीम इंडिया हब और नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब का काम राज्यों और केंद्रों के बीच में समन्वय स्थापित करना है और नॉलेज एंड इनोवेशन हब का काम है नीति आयोग को बेहतर बनाना। योजना आयोग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं। बताया जा रहा है कि केरल ने टॉप किया है नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स के मामले में और यूपी रहा है सबसे निचले स्थान पर, निचले पायदान पर। फॉर द फोर्थ ईयर इन ए रो केरला हैज़ टॉप्ड ए रैंकिंग ऑफ स्टेट ऑन हेल्थ इंडिकेटर। चौथी बार लगातार केरला ने टॉप किया है हेल्थ इंडिकेटर के मामले में। उत्तर प्रदेश हैज़ कम इन एट द बॉटम। उत्तर प्रदेश आया है सबसे निचले पायदान पर। द हेल्थ इंडेक्स इज़ ए पार्ट ऑफ रिपोर्ट कमीशन बाय द नीति आयोग। ये जो हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंडेक्स की, ये क्या है? एक हिस्सा है, रिपोर्ट करता है, रिपोर्ट की कमीशनिंग करता है नीति आयोग, उसी का एक हिस्सा है हेल्थ इंडेक्स। द वर्ल्ड बैंक एंड द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, ये सारे लोग मिलकर के ये रिपोर्ट को की कमीशनिंग करते हैं। बताया जा रहा है केरला इज़ फॉलोड बाय तमिलनाडु, तेलंगाना। केरला के बाद तमिलनाडु है, फिर तेलंगाना है। विच इम्प्रूव्ड इट्स रैंकिंग, जहाँ पर इनकी रैंकिंग में हमको वृद्धि देखने को मिली है। द हेल्थ इंडेक्स स्कोर is prepared based on the state's performance across a large set of indicators that are divided into three broad domains. अब यहाँ पर इंडेक्स के बारे में बात बताई जाती है कि ये इंडेक्स आखिर हम तैयार कैसे करते हैं। तो स्टेट के परफॉर्मेंस को देखते हुए यहाँ पर तीन ब्रॉड डोमेन्स रखे गए। हेल्थ का आउटकम्स कैसा है, गवर्नेंस कैसी है और इंफॉर्मेशन, एंड की इनपुट्स एंड प्रोसेस। ये इतने इंडिकेटर का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मेन हेल्थ आउटकम्स, गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, की इनपुट्स एंड प्रोसेस, तीन इंडिकेटर बताए गए हैं, उनको ध्यान रखना है। जैसे कि हेल्थ आउटकम जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इंक्लूड किया जाता है पैरामीटर, जैसे कि न्यूनेटल मोरालिटी रेट। न्यूनेटल यहाँ पर वर्ड आया है, इन्फेंट होता है जिसका मतलब बच्चे की जो मृत्यु दर है वो कैसी है। अंडर 5 मोर्टालिटी रेट कैसी है। इसके अलावा सेक्स रेशो एट बर्थ, जन्म के टाइम में सेक्स का रेशो कैसा है। ऐसे इंडिकेटर का यूज़ इसमें किया जाता है। गवर्नेंस इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज।
अब गवर्नेंस की बात कर रहे थे, तो गवर्नेंस में क्या क्या चीज़ शामिल है इसमें बताया जा रहा है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स इन की पोस्ट, ईयर मार्क फॉर हेल्थ। और यहाँ पर ये चार्ट बना है, टेबल बना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 19-20 में क्या स्थान रहा है और 18-19 में स्टेट का क्या स्थान रहा। द टेबल शोज द नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स स्कोर आउट ऑफ 100, मतलब टोटल 100 नंबर दिए जाते हैं, इसमें से स्टेट ने कितना नंबर लिया है उसके हिसाब से रैंकिंग मिलती है उसको। ऑफ द 3 लार्ज स्टेट्स एट टॉप एंड बॉटम इन 2019, मतलब ऊपर के टॉप और नीचे के बॉटम वाले स्टेट का यहाँ पर लिस्ट में दिया गया है। तो केरला को कितने नंबर मिले हैं? 19-20 में 82.2 नंबर मिले। 2018-19 में 81.6 था। तमिलनाडु 72.42, पहले था 70। तेलंगाना का है 69, 65 से 69 में गया है। यूपी है, पहले था 25, अब 30 में आया है। बिहार पहले था 30, अब वो 31 में आया है। और एमपी है पहले 33, अब आ गया है 36 नंबर ये हासिल किया है। अब यहाँ पर की इनपुट्स के बारे में बताया जा रहा है। इसमें क्या कंसिस्ट ऑफ ऑल प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्टफॉल इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू व्हाट इज रिकमेंडेड, फंक्शनल मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा एंड ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट सक्सेस रेट, टीबी का इलाज जो हो रहा है उसका कितना सक्सेसफुल मिल रहा है स्टेट को। ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसके अंतर्गत में, की इनपुट्स में देखा जाता है। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर सिग्निफिकेंटली बेटर रहे हैं इन वन डोमेन, सजेस्टिंग दैट देयर वाज स्कोप टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन अदर डोमेन्स विद स्पेसिफिक टारगेटेड इंटरवेंशन। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसने पार्टिकुलर एक डोमेन में अच्छा काम करा है और चांसेस भी हैं कि वो अदर डोमेन में भी अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 47% ऑफ द स्टेट शो द हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन हेल्थ आउटकम। बताया जा रहा है कि जितने भी सर्वे हुआ उन सर्वे में से 40% स्टेट ने ये शो किया है कि हाईएस्ट परफॉर्मेंस कहाँ पर, हेल्थ आउटकम वाले इंडिकेटर में एंड गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन डोमेन में। अलग अलग इंडिकेटर में कैसा काम किए हैं। ओनली केवल एक स्टेट ऐसा है जहां पर हमें देखने को मिला है हाईएस्ट परफॉर्मेंस इन द की इनपुट एंड प्रोसेस डोमेन। की इनपुट और प्रोसेस डोमेन में एक ही स्टेट में एक बढ़िया काम किया है। द बेटर परफॉर्मिंग स्टेट सच एस केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा एंड महाराष्ट्र परफॉर्म कंपेरेटिवली बेटर ऑन हेल्थ आउटकम डोमेन, लेकिन परफॉर्म बैडली ऑन की इनपुट्स एंड प्रोसेस द रिपोर्ट्स नोट। अलग अलग इंडिकेटर में स्टेट लोग कैसे काम किए हैं वही यहाँ पर बताया गया। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश ये रिटेन रहे हैं अपनी रैंक पे, वाइल 4 स्टेट्स ने इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। इट फ्रॉम द बेस ईयर टू ईयर रेफरेंस, बेस ईयर टू रेफरेंस ईयर, बेस ईयर से रेफरेंस ईयर में तुलना की गई है उनके इम्प्रूवमेंट की। तेलंगाना इम्प्रूव्ड इट्स पोजीशन फ्रॉम 4th to 3rd, पहले चौथे नंबर पर था, अभी तेलंगाना तीसरे नंबर पर आ गया है। गुजरात 7वें से 6वें में छलांग लगाया है और पंजाब फ्रॉम 9th से लेकर 8th। द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस वाज ऑब्जर्व इन असम एज इट इम्प्रूव इट्स रैंकिंग बाई 3 पोजीशन फ्रॉम 15 से लेके 12। पहले 15वें नंबर पर था, अभी 12वें नंबर पर इसकी रैंकिंग बताई जा रही है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो आई है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं नगर निगम। देश में टॉप श्रेणी के जो शहर रहते हैं इनके नागरिक के प्रशासन के लिए इनको बनाया गया। नगर पालिका म्युनिसिपैलिटी सरकार का सर्वोच्च रूप रहता है। भारत में नगर निगम की सरकार वर्ष 1687 में मद्रास और 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे में अस्तित्व में रही। 1850 में टाउनस अधिनियम में सुधार
भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था, जिसने एक पार्षद प्रणाली की स्थापना करी और उन्हें प्रशासनिक अधिकार दिया था। 1870 में लॉर्ड मेयो आए, इन्होंने शहर की नगर पालिकाओं की प्रणाली को स्थापित करा। फिर 1882 में लॉर्ड रिपन आए, इन्होंने स्थानीय स्वशासन के लिए भारत में नगर पालिका शासन की रूपरेखा और संरचना तैयार करी। फिर 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया, ठीक है। इसके माध्यम से स्थानीय सरकार को राज्य या प्रांतीय सरकार के दायरे में लाया गया और स्पेशल पावर दी गई। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहरी स्थानीय सरकार का टॉप और उच्चतम रूप माना जाता है, क्योंकि ये डेली के प्रशासन में तुलनात्मक रूप से अधिक पावर और स्वयं का शासन का आनंद लेता है। यहाँ पर बताया जाता है शहरी स्थानीय सरकार जो कि 10 लाख से अधिक आबादी वाली महानगर के विकास के लिए काम करती है, उसको हम कहते हैं भारत के नगर निगम। नगर निगम के सदस्य सीधे पब्लिक द्वारा चुने जाते हैं, इनको सभासद कहा जाता है। और नगर निगम में एक समिति रहती है, तो इसके सदस्य किनको कहेंगे? इसकी एक समिति है, जिस समिति में उसके जो मेंबर के साथ साथ एक नगर का अध्यक्ष भी रहता है। नगर निगमों का गठन पंचायती राज व्यवस्था के नियम अधिनियम 1835 के तहत किया जाता है, जो शहरों को जरूरी सामुदायिक सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि साफ सफाई, पानी, बिजली। निगम प्रभारी नगर आयुक्त के अधीन काम करता है। निगम के विकास की योजना बनाने से संबंधित कार्यक्रमों की निगरानी करना है, उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का काम नगर अध्यक्ष और उसके जो मेंबर रहते हैं उसके साथ साथ में कार्यकारी अधिकारी का भी रहता है, ठीक है। अब यदि इसके मेंबर की बात करें तो शहर, इसकी संख्या कितनी रहेगी, एरिया कितना बड़ा है और आबादी कितनी है, उस हिसाब से इनके मेंबरों की संख्या निर्धारित की जाती है। सबसे बड़े निगम भारत के 4 हैं मेट्रोपॉलिटन शहर, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई है। अब इसका चुनाव कौन करवाता है? तो इसका चुनाव करवाता है राज्य चुनाव आयुक्त। यदि आपको भी चुनाव लड़ना है तो उम्र का यहाँ पर प्रावधान किया गया है 21 वर्ष, ठीक है। नगर निगम के कार्यकाल की यदि हम बात करें तो इसका कार्यकाल अपनी पहली बैठक की शुरुआत से 5 साल की अवधि तक रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसके काम बताए गए हैं, जैसे कि अस्पताल, पानी की पूर्ति, जल निकासी की व्यवस्था, बाजार के लिए स्थान, फायर ब्रिगेड, सड़क, ओवरब्रिज, ठोस अपशिष्ट, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना, पार्क, शिक्षा, क्षेत्र के जन्म और मृत्यु होने वाले व्यक्तियों का विवरण रखना, ये इसके प्रमुख कार्य यहाँ पर बताए गए हैं। अब जो चंडीगढ़ का जो लोकल पोल्स हुआ है उसमें बताया जा रहा है किसी भी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं करी है। टोटल यहाँ पर 35 वार्ड हैं, ठीक है। 35 वार्ड हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करी है आपने, आम आदमी पार्टी ने 14, 12 है बीजेपी ने और 8 शायद कांग्रेस ने हासिल करी है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो किसी भी पार्टी ने यहाँ पर मेजॉरिटी नहीं हासिल करी है, इसी के बारे में ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो है FCRA एक्ट से रिलेटेड है। तो FCRA के बारे में कुछ बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। FCRA जो कानून लाया गया था वो मेनली NGO के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए लाया गया था। सरकार का ऐसा मानना है कि जो NGO रहते हैं विदेशों से पैसा प्राप्त करते हैं और उसका यूज़ गलत कामों में करते हैं, इसीलिए उन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये एक्ट लागू की थी, जिसका नाम है FCRA 2020। इसमें जो कुछ बदलाव किए गए हैं उसमें ये है कि कोई भी NGO, इसके जो पदाधिकारी रहते हैं उनका आधार कार्ड ज़रूरी हो गया है, आधार नंबर ज़रूरी है, और लोक सेवक के विदेशों से रकम हासिल करने पर पाबंदी होगी। जो लोक सेवक है वो विदेशों से रकम हासिल करने पर इसमें पाबंदी लगाई गई है। प्रावधान ऐसा है कि केंद्र किसी NGO को अपना FCRA प्रमाण पत्र वापस करने की अनुमति दे सकेगा। अब सरकार का कहना है कि पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संशोधन हम किए हैं। विदेशी अंशदान योगदान विधेयक 2020 FCRA बिल 2020, इसमें कहा गया है कि कुल विदेशी कोष का 20% से ज़्यादा प्रशासनिक खर्च में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मतलब आप सैलरी दे रहे हैं, किसी को हायर कर रहे हैं
उसमें 20% से ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है। वर्तमान में 50%। इसका मतलब है कि यदि हमें कहीं से चंदा मिल रहा है 100 रुपये, तो उसका में से हम 50% अपने खर्चे के लिए यूज़ कर लिए। तो अभी सरकार कह रही है उसका आप 20% ही खर्चा करिए। बदलाव के लक्ष्य और कारण के बारे में बताया गया है। ये जो FCRA 2010 था, कुल लोगों या एसोसिएशन कंपनियों द्वारा विदेशी योगदान के इस्तेमाल को कंट्रोल करने के लिए लागू किया गया था। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी योगदान नहीं आए, इसीलिए FCRA 2020 लाया गया। 2010 वाला जो कानून था ना, वो 2011 में लागू हुआ था और 2 बार इसमें कुछ संशोधन भी हुआ था। इसमें लोक सेवक में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कहा गया है ना कि लोक सेवक लोग चंदा नहीं ले पाएंगे। तो लोक सेवक में पत्र पत्रिका के कोई एडिटर है, ठीक है, चुनावी कोई उम्मीदवार है, जज हो गया, पार्टी या विधानसभा के सदस्य पर विदेश से चंदा लेने पर पाबंदी है। न्यूज़ की तरफ यदि देखें तो जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी डिनाइड FCRA नोड, बताया जा रहा है कि अभी एक चैरिटी है, या आप इसको NGO ही कह सकते हैं, इसमें सरकार ने कुछ गड़बड़ियां देखी है। इसी के चलते चलते ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। सम एडवर्स इनपुट्स वर नोटिस्ड बाय मिनिस्ट्री। द यूनियन होम मिनिस्ट्री का कहना है मंडे के दिन इट हैज़ रिफ्यूज टू रिन्यू द FCRA रजिस्ट्रेशन। मतलब NGO का FCRA में जो रजिस्ट्रेशन है अब हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ियां देखी हैं, और आप जब FCRA का रिन्यू नहीं हो पाएगा ना, तो ये लोग फिर विदेश से चंदा नहीं ले पाएंगे। The Union Home Ministry said on Monday that it has refused to renew the FCRA registration of Missionaries of Charity। ये NGO का नाम यहाँ बताया गया है। एक कैथोलिक रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन है, मतलब धार्मिक सभा कहना चाहिए आप उसको। इसको सेटअप किया था नोबल विनर मदर टेरेसा ने। एज सम एडवर्स इनपुट्स वर नोटिस, सरकार ने कुछ एडवर्स इनपुट नोटिस की है। तो जो FCRA रजिस्ट्रेशन है ना, वो अनिवार्य है किसी भी NGO के लिए या फिर एसोसिएशन के लिए रिसीव फॉरेन फंड या फिर डोनेशन। यदि आपको विदेश से चंदा चाहिए, फंड चाहिए, तो इसके लिए आपको FCRA में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। तो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, इन्होंने दुख व्यक्त किया है इस बात को लेकर के। आगे से NGO के खाते के बारे में जानकारी दी गई है कि कितना पैसा इसके पास आया, कौन कौन से देश से पैसा आया, और उन्होंने किस चीज़ के लिए पैसा दिया था। कोई भी यदि फॉरेन कंट्रीब्यूटर है तो उसने आखिर पैसा दिया क्यों। तो बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स 2020-21 एनुअल फाइनेंशियल रिटर्न्स फाइल्ड ऑन 13 दिसंबर, तो इस NGO ने रिसीव किया था 75 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया, 347 फॉरेन इंडिविजुअल से। इसके अलावा 59 इंस्टीट्यूशनल डोनर भी रहे थे, मतलब कुछ संस्थाएं हो सकती हैं, कंपनियां हो सकती हैं, इन्होंने भी डोनेट किया था। इट हैज़ ए बैलेंस ऑफ 27 करोड़ इन इट्स FCRA अकाउंट। FCRA अकाउंट में ये लोग दिखा रहे हैं कितना, 27 करोड़ रुपया फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, एंड द टोटल बैलेंस हो गया आपका 103 करोड़ रुपया। The NGO registered in Kolkata has more than 250 बैंक अकाउंट across the country to utilize the foreign fund। इन्होंने 250 अकाउंट खोल के रखे हैं अलग अलग बैंक में पूरे देश भर में, ताकि जो फॉरेन फंड आ रहा है उसका ये लोग यूटिलाइज कर सकें। बताया जा रहा है अमेरिका और UK से यहाँ पर पैसा आया है। ये लोग दिए हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन असिस्टेंस के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी पेशेंट के लिए ये लोग पैसे दिए थे। इसके बाद एक न्यूज़ आई है डेंगू फीवर से रिलेटेड है। डेंगू बुखार के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हम देख लेते हैं। न्यूज़ में तो कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन डेंगू के बारे में चीज़ आई है जिसको हम देख लेते हैं। ये मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है, उष्णकटिबंधीय रोग माना जाता है, जो डेंगू वायरस जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होता है। इसका संचरण डेंगू एंडीज प्रजाति का मच्छर है कि अनेक प्रजातियाँ, मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं फीमेल एडीज इजिप्टी, ये यदि काटती है आपको तो इससे होता है आपको डेंगू।
एडिज इजिप्टी के बारे में बात बताई जाती है। एडिज दिन में पोषण करने वाली एक प्रजाति होती है, ठीक है, और 400 मीटर की सीमित दूरी तक ये उड़ सकती है। एक बार टेम्परेचर 16 डिग्री से नीचे आ जाने पर डेंगू के मच्छर में प्रजनन नहीं कर सकते। चिकनगुनिया, पीतजर और जीका संक्रमण के संचरण के लिए भी जिम्मेदार होता है। मतलब ये लोग न केवल डेंगू फैलाते हैं, इसके अलावा पीतजर, जीका का संक्रमण, चिकनगुनिया, ये सारे रोग भी इनके माध्यम से फैलता है। मौसमी प्रतिरूप की यदि हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष जुलाई से लेकर के नवंबर तक डेंगू के मामले में तेजी आती है। इस रोग का एक मौसमी प्रतिरूप होता है, मतलब कि चरम स्थिति मानसून के बाद आती है और ये पूरे वर्ष तक एक समान रूप से वितरित नहीं रहता है। इसका पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। तो प्रारंभिक आपका जो ब्लड रहेगा, ब्लड सैंपल में डेंगू एंटीबॉडी के लिए IgM और IgG पाए जाने से इसका पता लगाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि संभावना है कि व्यक्ति हाल के हफ्तों में डेंगू वायरस से संक्रमित हुआ हो। ये बुखार यदि आए आप तो 3 से 7 दिन के बाद करते हैं। IgM और IgG एंटीबॉडी जांच और NS1 प्रतिजन जांच दोनों एलिसा किट के माध्यम से होते हैं और इसलिए इसे लोकप्रिय रूप से एलिसा परीक्षण के रूप में जाना जाता है। इसके लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे कि 2 से 7 दिन तक टेम्परेचर में अचानक वृद्धि हो जाती है अपनी बॉडी के, और नॉर्मली सिर दर्द, निस्तब्धता, पश्च कक्षीय मतलब रेट्रो ऑर्बिटल दर्द होना, दाने आ जाना, मायलागिया, दुर्बलता, दाने और खुजली होने लगना। न्यूज़ की बात करें तो नई दिल्ली में डेंगू की क्या हालात हैं उसको लेकर के न्यूज़ आई है। बताया जा रहा है सिटी ने रिपोर्टिंग की है 6 डेंगू डेथ्स की, और भी 6 डेंगू की डेथ्स यहाँ देखने को मिली है, और केस जो हो गए हैं अब वो 9,500 के भी ऊपर चले गए। डेथ टोल फॉर द करेंट सीजन स्टैंड 823। सिविक रिपोर्ट का कहना है कि टोटल जो डेथ है ना अब 23 हो गई है।